हे एवरीवन, हे फोक्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होगे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वॉइस। सो आज हम करने वाले हिस्ट्री ऑफ यूएसए का लास्ट यूनिट। हिस्ट्री ऑफ यूएसए का लास्ट यूनिट नहीं बल्कि बोलेंगे लास्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ये है तो यूनिट नंबर 1 यूएसए की, यूएसए हिस्ट्री की सेम से सेकंड की यूनिट 1 है, लेकिन हम ये लास्ट में कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में फिर कब वीडियो अपलोड हो रही है आई डोंट नो। सो एक चीज़ ध्यान रखना, आपने सब्सक्राइब कर रखा हो और मैंने मोस्टली अप्रॉक्स क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में कवर करवा चुका हूँ। और ये जो यूनिट 1 है मेरी बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है, इसमें से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करा था। जस्ट मैं आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी बस वही बताऊँगा, और इसके अलावा कुछ इसको स्क्रॉल करता रहूँगा, इसको रीड करते रहना। ठीक है, मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सो मेक श्योर कि आप लाइक करें। कमेंट की तो आप तो उम्मीद ही नहीं रख सकते, लाइक ही कर दो बस, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ठीक है, सो देखो क्या है इंट्रोडक्शन टू रिकन्स्ट्रक्शन एरा ऑफ यूएसए। बेसिकली रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है, अगर देखो इसमें आता है तो इसमें से बताता हूँ, नहीं तो फिर मैं चलो आ गया स्टार्टिंग में ही है। इंट्रोडक्शन टू रिकन्स्ट्रक्शन। द रिकन्स्ट्रक्शन एरा इज द टाइम इन द अमेरिकन हिस्ट्री राइट आफ्टर द सिविल वॉर। जब सिविल वॉर खत्म हुआ था उसके बाद का टाइम को क्या बोलते हैं हम, उसके बाद के टाइम को क्या बोलते हैं हम, रिकन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या रहा था सिविल वॉर का? 1861 से 1865। ये तो आपने पढ़ा था ना, मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस में सब बताया था कि सिविल वॉर क्यों हुआ था साउथ और नॉर्थ में। अब मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है आप, क्योंकि अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा सिविल वॉर हुआ क्यों होता है, क्योंकि आपको कॉपी तो भरनी है ना, ऑब्वियस सी बात है। सो ये फ्रॉम 65 टू 1877 ये टाइम पीरियड। ड्यूरिंग दिस टाइम द सदर्न स्टेट्स हैड लेफ्ट द यूनियन। सदर्न स्टेट्स ने यूनियन को लेफ्ट कर दिया। सदर्न स्टेट्स को क्या बोला करते थे? कॉन्फेडरेसी। याद है? याद आ गया? अरे याद आ गया, पहले याद नहीं था ना, रटा था उस दिन, है ना। सो इट वॉज अ पीरियड ऑफ मेजर चेंजेस इन सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी एज द कंट्री डील्ड विद द आफ्टरमैथ ऑफ द वॉर एंड ऑफ स्लेवरी एंड द रीबिल्डिंग ऑफ द साउथ। देखो बेसिकली मैं बताऊँ ईजी वे में, ईजी तरीके से। अब देखो अगर कैसे बताऊँ, जैसे कि आपके भाई बहन में होते हैं ना, भाई बहन में झगड़ा होता रहता है, कभी कुछ फेंक देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो वही घर में जस्ट ऐसे मानो कि बहुत बड़ा बेडरूम है, उसमें बहुत सारे पिल्लोज़ हैं, सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, जिससे कि भाई बहनों में लड़ाई हो रही, तो वो टॉयज़ फेंक फेंक के मार रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब टॉयज़ फेंक फेंक के मारा तो कमरे में होगी गंदगी बहुत ज़्यादा। अब उन दोनों को युद्ध हो गया भाई बहन का। उसके बाद मम्मी आती हैं, मम्मी फिर पापा आते हैं, उनको देख के डांट लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, मम्मी करती हैं बेसिकली उस रूम को साफ़ करती हैं, क्लीन करती हैं और चेंज लाती हैं रूम में। ठीक है, जिससे कि भाई बहन में लड़ाई ना हो, ऐसा कुछ। ऐसा ही हुआ था ये यूएसए की हिस्ट्री में कि सिविल वार हुआ था, बहुत से डैमेजेस आए कंट्री में, बहुत से डैमेजेस लगे, है ना। कुछ जगह तो एकदम बंजर हो गई थी, कुछ जगह सही से नहीं, मतलब सही से वर्क नहीं कर पा रही थी, है ना, जैसे इकोनॉमी एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ पर जो रिकन्स्ट्रक्ट हुआ, सारी चीज़ें रिकन्स्ट्रक्ट यानी दोबारा से निर्माण, निर्माण करना। ठीक है, निर्माण, पुनर्निर्माण। ठीक है, निर्माण ये तो बोले निर्माण, निर्माण जो भी आप समझ लो, है ना। आफ्टर में थे ना, रिजल्ट क्या आ रहा था वॉर का, रिजल्ट, वॉर के रिजल्ट के बाद जो भी चीज़ चेंज हुई वो हम रिकन्स्ट्रक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। द नॉर्थ इस सिविल वॉर में क्या होता है बेसिकली, नॉर्थ जीता था, बट नाउ दे नीडेड टू ब्रिंग 11 सदर्न स्टेट बैक, रीबिल्ड देयर इकोनॉमी एंड हेल्प न्यूली फ्रीड अफ्रीकन अमेरिकन टू बी हु हैड बीन इंस्लेव्ड। उनको फ्री करना चाहते थे जो कि इंस्लेव थे, यानी अफ्रीकन अमेरिकन को चाहते थे वो फ्री हो जाएं जो पहले स्लेव थे। 3 मेन आइडियाज थे जिसने कि शेप किया ये एरा। पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन, पहला आइडिया क्या था, पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन, एंड्रू जॉनसन वगैरह का नाम इसमें ऐड करना ज़रूरी है। इसके अलावा आता है सोशल एंड रेशियल चेंज एंड इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन। ये 3 आइडियाज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिकन्स्ट्रक्शन। गोल्स क्या थे रिकन्स्ट्रक्शन के, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ब्रॉड हैं, हमको समझना बहुत ज़रूरी है।
पहला क्या था, री इंटीग्रेशन ऑफ द सदर्न स्टेट। री इंटीग्रेशन ऑफ द सदर्न स्टेट मतलब जो सदर्न सदर्न स्टेट थे, यानी अमेरिका का जो सदर्न और नॉर्थ और साउथ स्टेट था वो अलग हो गए थे, और हमें अब क्या हो गया, रिकन्स्ट्रक्शन में क्या करना है, अब जो अलग हो गए थे, जो साउथ स्टेट सदर्न स्टेट अलग हो गया था नॉर्थ से, उसको इंटीग्रेट करना, री इंटीग्रेट करना, बेसिकली उसको पुनः जोड़ना उसको, उसका ही मेन काम रह गया था, मेन गोल था, है ना। इसके अलावा सिविल राइट किसके लिए, अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, ये यूनिट 2-3 में यही चलेगा। इकोनॉमिक एंड सोशल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द साउथ, इकोनॉमिक मतलब कि साउथ को रिकन्स्ट्रक्शन कर देना उसका अच्छे से सही तरीके से, इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन होना चाहिए, सोशल रिकन्स्ट्रक्शन होना चाहिए। सोशल में कैसे हो जाएगा, लाइक राइट से मिल रहे नहीं मिल रहे हैं ना, लाइक उनकी लिविंग सही चल रही नहीं चल रही, वैसा पॉलिटिकल रिकन्स्ट्रक्शन होने लग गया, ठीक है, जैसे कि उनको कुछ राइट्स मिले नहीं मिले, राइट, समझ रहे हो आप लोग। अब आता हमारा रेडिकल रिकन्स्ट्रक्शन। रेडिकल रिकन्स्ट्रक्शन वॉज द टाइम फ्रॉम 1867 to 1877 when the leader took strong step to rebuild south and ensure। रेडिकल क्या होता है, रेडिकल सुना, रेडिकल नाम सुन के ऐसा लग रहा है कुछ कड़क सी चीज़ है ना, कुछ कड़क है, फिर तगड़ी चीज़ है कुछ बहुत ज़्यादा, जो कि अब करके ही रहेंगे, मतलब मतलब कि एक दिमाग में बोल देना ना रेडिकल आइडिया, ये तो वही चीज़। ये एक जो इस टाइम पे क्या होता है, जब वो लीडर्स उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लिया था कि रिबिल्ड करना है साउथ को। अब भाई कुछ भी हो जाए, मुझे रीबिल्ड साउथ को करना ही करना है, मुझे कुछ नहीं पता। जैसे कि मैंने एक रेडिकल आइडिया अपने दिमाग में बनाया है कि मुझे आपकी यूएसए की हिस्ट्री कंप्लीट करानी है 15 तारीख से पहले। आज 14 तारीख है, मुझे आज बेसिकली मैं अपलोड तो कर दूंगा, लेकिन प्राइवेट रहेगी, पब्लिक करूँगा मैं कुछ टाइम बाद, ठीक है, क्योंकि मेरे पे लाइक कमेंट्स नहीं आते प्रॉपर। इंश्योर सिविल राइट्स फॉर फ्रीड अफ्रीकन अमेरिकन। एक काम करूँगा, मैं इसको ना अनलिस्टेड करके ग्रुप्स पे भेजूंगा, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप है, यही करूँगा, क्योंकि जो मेरे जूनियर्स हैं जो ग्रुप में है उनको तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना, राइट। दिस पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेडिकल रिपब्लिकन्स। ये जो टाइम पीरियड था वो रेडिकल रिपब्लिकन्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ग्रुप ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन्स कौन थे, रिपब्लिकन पार्टी के लोग, या फिर ग्रुप बोल सकते हैं, दैट पोस्ड फॉर फुल राइट्स एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन एंड वांटेड चेंज इन southern society। definition and key features of radical reconstruction। बेसिकली पहला क्या था, मिलिट्री कंट्रोल इन द साउथ में एक मिलिट्री कंट्रोल हो जाना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन इन गवर्नमेंट में भी भाई उन लोगों को इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। टफर रूल्स फॉर द साउथ को टफर रूल्स देने चाहिए, क्योंकि पता है वो थोड़े से लाइक अनलाइक प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन हु वाज मोर लीनियंट, ज़्यादा लीनियंट थे वो, है ना। रेडिकल रिकन्स्ट्रक्शन सेट स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर सदर्न स्टेट, दे नीडेड टू अप्रूव द 14th अमेंडमेंट एंड क्रिएट न्यू स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस दैट अलाउ वोटिंग राइट्स इन अफ्रीकन अमेरिकन, राइट। हेल्प फॉर फ्रीडम भी दिलाने में बहुत, फ्रीडमैन यानी जो हेल्प फॉर फ्रीडमैन, यानी फ्रीडमैन वो लोग जिनको कि फ्री करना चाह रहे थे, यानी फ्री, जैसे कि जस्ट आपको बताता हूँ, इसका मतलब ये है फ्री मैन, ठीक है। अब यहाँ पे डी लगा दिया है क्योंकि अब वो फ्री हो चुके थे, ठीक है, फ्रीड मैन ये वैसा नाम है, ठीक है, समझ गए ना। फ्री मैन है वैसे ये, है ना, इसको मतलब कि थोड़ा सा ईडी लगा दिया इसमें। इसके अलावा मेजर लेजिस्लेटिव एक्ट एंड अमेंडमेंट्स, जो कि 13-14 अमेंडमेंट्स, जैसे कि रिकन्स्ट्रक्शन एक्ट 1867 क्या था, पढ़ लेना आगे, ठीक है, जिसमें कि एक बेसिकली कह सकते हैं नए स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउ किया मैन के लिए, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन मैन थे वो वोट भी दे सकते हैं, ठीक है। 14 अमेंडमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट्स हैं जो 15 और 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर इसको आप खुद भी पढ़ो, मैं भी पढ़ा रहा हूँ इसको। दिस अमेंडमेंट ग्रांटेड सिटीजनशिप टू एवरीवन बोर्न और नेचुरलाइज्ड इन द यूएस इंक्लूडिंग फॉर्मर स्लेव्स। सबको, मतलब ये अमेंडमेंट ये क्या करता था, सबको सिटीजनशिप देना है जो कि बॉर्न हुए हैं यूएस में या फिर नेचुरलाइज्ड, मतलब कि यहाँ पे ही बड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को नेगलेक्ट करेंगे, इंक्लूड करेंगे फॉर्मर स्लेव, जो पहले स्लेव रहा करते उनको भी है, इसमें ये है, ठीक है। 15th अमेंडमेंट में क्या था, जो कि 1870 में, दिस अमेंडमेंट एम टू प्रोटेक्ट द वोटिंग राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स, मतलब वोटिंग राइट्स
हर एक सिटीजन्स के प्रोटेक्ट करना 15 अमेंडमेंट का काम था। फ्रीडमैन ब्यूरो एक्ट एक ये एक्ट था, ठीक है, इसको पढ़ना खुद, क्योंकि सारी चीज़ मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने एक्चुअली ये किया नहीं था प्रॉपरली, लाइक प्रॉपर नहीं किया था, पढ़ा तो मैंने था ये टॉपिक, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट करा था वही मैं आपको बता रहा हूँ इसमें भी, ठीक है। और भाई सीधी दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि देखो सारा कंटेंट आपके सामने ही है। रोल्स ऑफ रेडिकल रिपब्लिकन्स इन कांग्रेस, क्या रोल था, ठीक है। द रेडिकल रिपब्लिकन्स वर की लॉ मेकर्स, ये जो रेडिकल रिपब्लिकन्स थे ये मेन थे जो की लॉ मेकर्स थे। हु पोज्ड फॉर स्ट्रॉन्गर रिकन्स्ट्रक्शन पॉलिसीज, जो कि चाहते थे और उन्होंने ढकेला कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर रिकन्स्ट्रक्शन पॉलिसी के लिए। दे वांटेड टू प्रोटेक्ट अफ्रीकन अमेरिकन राइट्स, ये चाहते थे कि अफ्रीकन अमेरिकन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, साथ ही साथ इंश्योर कर सकें साउथ में जो चेंज जो कि सिग्निफाइज मतलब सिग्निफिकेंट हो उसके वहाँ की चेंजेस, ठीक है। नोटेबल रेडिकल रिपब्लिकन इंक्लूडिंग थाडियस स्टेवन, चार्ल्स समनर एंड बेंजामिन वेडे। अब एक एक के नाम है, इनको यहाँ से रीड करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये आता भी नहीं है, लेकिन पता नहीं इसमें आप लोगों को पेज भरने के लिए दे रखा है। अगर आपको पेज भरने हैं, होता है ना कि अगर आप इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप खाली नहीं छोड़ के आ सकते। लाइक मैंने पिछली बार क्या किया था, सिर्फ मेन चीज़ें बताई थी, जो कि अगर आप उसको पढ़ोगे तो देखो बेसिकली 23 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको जितना हो सका उतना लिखना चाहिए, ठीक है। और कंटेंट पिछली बार थोड़ा लिमिटेड था, इस बार अनलिमिटेड है, जो करना है जहाँ से लिखना है वो लिख दे चले जाना, ठीक है, क्योंकि सारा रिकन्स्ट्रक्शन रिलेटेड है, ठीक है। पढ़ सकते हो खुद, जो मैंने लेकिन 5 क्वेश्चन में कवर करवा चुका हूँ, इससे एक्स्ट्रा मैं कुछ करवाने वाला हूँ भी नहीं, क्योंकि मुझे और भी सब्जेक्ट कवर करने हैं और टाइम लिमिटेड है और मुझे अपना भी पढ़ना है। आप सभी को पता है मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं ना। वही चीज़ है कि चार्ल्स समनर जो कि यूएस सेनेटर थे मैसाचुसेट्स के में, है ना, और ये भी यूएस सेनेटर थे जो कि ओहियो के थे, और एक ये थे हमारे ओलियस एस ग्रैंड, जो कि मैंने अभी आपको गिल्डेड एज की एकदम वीडियो के एंड में, जस्ट वीडियो के एंड में समझाया था, उसमें मैंने इनका नाम भी जिक्र किया था, जो कि 18 प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के। ये उनको बोला जाता है, इनको नहीं बल्कि कुछ इनको मिलाकर कुछ प्रेसिडेंट्स को बोला जाता है नहीं, सिर्फ बोला जाता है फॉरगेटेबल प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएसए, क्योंकि उन्होंने कुछ काम करे थे जो कि आपको उस वीडियो में ही जानना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी वो आएंगे ग्रुप्स जैसे कि कू क्लैक्स क्लैन, बहुत सी चीज़ आएंगी भी आगे आएंगी, उनको मैं अभी कवर करवाऊँगा। देखो 13 अमेंडमेंट आ गए, ये भी याद रखना। इसमें क्या होता है, स्लेवरी को एंड कर दिया था, ठीक है, 13 अमेंडमेंट में। एंड देन राइज ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स इन द साउथ, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं ये वाला करवाऊँगा आपके लिए, ठीक है। सो राइज ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स इन साउथ, पहले आता है कारपेट बिगर। कारपेट बिगर से आप क्या समझते हैं, यही तो समझ रहे हैं, कारपेट लेके बैग में बांध के कारपेट को फिर इधर से उधर चलना, यही तो ये, हाँ मान के चलो ऐसा ही कुछ है, ठीक है। कारपेट बैगर्स वर पीपल फ्रॉम द नॉर्थ हु मूव टू द साउथ ड्यूरिंग और आफ्टर सिविल वॉर। देखो वही चीज़ होगी, कारपेट बैगर वो लोग थे जो कि अपना बोरिया बिस्तर बांध के नॉर्थ से मूव करते हैं साउथ की तरफ सिविल वॉर के दौरान या फिर उसके बाद में, स्पेशली ड्यूरिंग द रिकन्स्ट्रक्शन पीरियड। ड्यूरिंग रिकन्स्ट्रक्शन पीरियड के टाइम पे ये ज़्यादा मूव कर रहे थे। द टर्म कारपेट बैगर वॉज फर्स्ट यूज एज एन इंसल्ट, सजेस्टिंग दीज न्यू कमर्स वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द साउथ ट्रबल्स। ये पहले कारपेट बेगर्स था, एक गाली की तरह यूज़ होता था, इंसल्ट के लिए यूज़ होता था, ठीक है। अब ये जो न्यू कॉमर्स थे यानी कारपेट बेगर्स थे, वो एडवांटेज ले रहे थे, जो साउथ में ट्रबल्स चल रहे थे ना उनका फ़ायदा उठा रहे थे, जो फ़ायदा उठाते हैं ना वो ये थे, है ना। हाउएवर कारपेट बेगर हेल्प ब्रिंग अबाउट इम्पोर्टेंट चेंजेस इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग रिकन्स्ट्रक्शन। इन्होंने बहुत वैसे इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया, कहाँ पर, यस, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी में रिकन्स्ट्रक्शन की। डेफिनेशन एंड द ओरिजिन ऑफ द टर्म देखते हैं। द वर्ड कारपेट बैगर कम्स फ्रॉम द कारपेट बैग्स, कारपेट बैग से आया है। चीप लगेज मेड ऑफ कारपेट डैट मैनी नॉर्दर्नर्स ब्रॉड व्हेन दे केम टू द साउथ, जब खरीदा करते थे नॉर्थ वाले लोग जब वो साउथ में आया करते थे। दीज बैग्स वर सीन एज अ साइन डैट द न्यू कॉमर्स वर ट्राइंग टू प्रॉफिट फ्रॉम द साउथ डिफ़िकल्टीज़। बेसिकली इसका मतलब यही होता करता था कि जो न्यू कॉमर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने का, जो साउथ में डिफ़िकल्टीज चल रही हैं उससे, मतलब दूसरों की प्रॉब्लम से अपना
उल्लू सीधा कर रहे हैं. Southerners often use the term for northern arrivals who were thought to be exploiting the chaos after the Civil War. Many saw carpetbaggers as outsiders looking to gain from the weakened southern government during Reconstruction. वही चीज़ अब आप रिपीट चीज़ हो रही है. रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्थन माइग्रेंट्स इन द साउथ. पहला इनका पॉलिटिकल रोल आता है. मेक श्योर कि आप इसको पढ़ के जाएं, अच्छे से करके आएँ, क्योंकि एक बार इसको खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा बजाय मैं समझाऊँ, है ना. अगर कोई फिर भी दिक्कत रहती है तो टेलीग्राम चैनल पे स्क्रीनशॉट लेके भेजो, भैया मेरे को ये समझ में नहीं आया, या फिर मेरे को जो मीटिंग होती है एवरी सैटरडे 10 साढ़े 10 बजे, तो उस टाइम बोलो भैया प्लीज़ ये समझा दो ना वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बना के फिर मैं आपको है ना वॉइस नोटिस भेज दूँगा. वॉइस नोट में सॉरी, टेलीग्राम पे ही अपने डिस्कशन वाले ग्रुप पे आप मेरे को भेज सकते हो और मैं आपको भेज दूँगा. इकोनॉमिक रोल भी आपको एक्सप्लेन करना है क्या रहा था, इनका क्या भूमिका रही रीबिल्ड करने में साउथ की इकोनॉमी में. ठीक है, साथ ही साथ इनकी कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल इकोनॉमिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिकन्स्ट्रक्शन. इसमें कुछ चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस आए. देखो आपको बेसिकली इकोनॉमिक और पॉलिटिक ही पढ़ना है. चेंजेस जो भी हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पढ़ना है, गोल्स पढ़ना है, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पढ़ने हैं. ठीक है, इसके अलावा आता है स्केलवैक्स. स्केलवैक्स कौन थे? स्केलवैक्स वर वाइट पीपल फ्रॉम द साउथ हु सपोर्टेड द रिकन्स्ट्रक्शन एफर्ट्स आफ्टर सिविल वॉर. स्केलवैक्स साउथ की रहने वाले थे. ऐसे स्केलवैक्स और ऐसे साउथ, तो मान लो स्केलवैक्स वाइट पीपल थे, डब्ल्यू से वैक्स यानी स्केल, जस्ट ऐसे मानो स्केल प्लस वैक्स. स्केल मीन्स साउथ, डब्ल्यू मीन्स वाइट. साउथ के ही वाइट लोग थे जिसने कि सपोर्ट किया किसको, ऐसे मान लो यहाँ पे सपोर्ट लोग है तुम्हारा ये वाला सोशल ग्रुप कंप्लीट, सपोर्ट किया रिकन्स्ट्रक्शन को. ठीक है, सिविल वॉर के बाद में मैनी सदर्नर्स हु फॉट फॉर द कन्फेडरेसी viewed scalwags as traitors similar to the carpetbagger. The scalwags first used insult, suggesting that these people were dishonorable for working with the northern led Republican government during Reconstruction. जो नॉर्थ की जो गवर्नमेंट थी वो थी रिपब्लिकन गवर्नमेंट. ठीक है, ये तो मैंने आपको सेमेस्टर 1 में बताया था. ठीक है, डेफिनेशन है ओरिजिन ऑफ द टर्म, सेम चीज़ आपको पढ़ना है यहाँ पे. ठीक है, और जैसे अभी हमने ऊपर उसका पढ़ा था, किसका पढ़ा था हमने अभी, कारपेट बैगर का, वैसे ही हमने कू क्लैक्स का इनका पढ़ेंगे. इसमें पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन और सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पढ़ेंगे. कंट्रीब्यूशन में हम पॉलिटिकल चेंज, साथ ही साथ हम कुछ चैलेंजेस देखेंगे जो उन्होंने फेस करे, लेगेसी जानेंगे. उसके बाद हम आ जाएंगे कू क्लैक्स क्लान पे, जो कि इम्पोर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा. कू क्लैक्स क्लान, जो कि इनको ट्रिपल के नाम से जाना जाता है, वॉज अ ग्रुप डेट बिलीव्ड white people were better and started in south after the civil war. The clan wanted to stop changes. ये जो क्लान थी वो चाहती थी जो चेंजेस हो रहे हैं रुक जाएं. डेट वर गिवन राइट टू अफ्रीकन अमेरिकन, ये नहीं चाहते थे अफ्रीकन अमेरिकन को राइट मिले. ये अपने मतलब डर को, मतलब लोगों को धमकाते थे, वायलेंस का यूज़ करते थे कि ये सारी चीज़ें उसी तरीके से चलते रहे जैसे वार से पहले चलती थी. इनका ये था. ठीक है, फॉर्मेशन एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कू क्लैक्स क्लान ईजी तरीके से समझाया हुआ है इसमें. ठीक है, और कहीं डेट में कन्फ्यूजन हो तो जस्ट गूगल कर लो, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है. आज के टाइम पे कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि अवेलेबल नहीं है. ठीक है, और मैंने जितने भी PDF यहाँ पे बनाया है सब बहुत इजी लैंग्वेज में. गोल देखो यहाँ से पढ़ लेना. फॉर्मेशन, पहले फॉर्मेशन पढ़ना है, फॉर्मेशन में क्या क्या है. उसके अलावा गोल्स पढ़ना, गोल्स क्या क्या है. बेसिकली गोल्स इनका यही था कि स्टॉप करें अफ्रीकन अमेरिकन को राइट्स मिले, उनको रोकना, उन सब चीज़ से उनको रोकना. ठीक है, वो वायलेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे. मेथड, इनके कुछ मेथड थे, वो था वायलेंस. ब्रो चूज़ वायलेंस आती है ना रील्स, तो ब्रो ने वायलेंस चूज़ कर लिया. इंटीमिडेशन, द क्लान यूज स्कैरी टैक्टिस. जो क्लान था, ट्रिपल के क्लान था, वो स्कैरी टैक्टिस को यूज़ करता. लाइक नाइट राइड्स वेयर मेंबर्स ड्रेस्ड इन वाइट रोब्स वुड शो अप एट नाइट एंड थ्रेटन पीपल. इनकी काम करो, गूगल पे अभी जाओ, पॉज करो वीडियो को और कू क्लैक्स क्लैन की एक फ़ोटो देखो जिसमें कि क्या होगा, ये लोग अजीब सी ड्रेस पहन के
देखने में डरावने लगेंगे, जो कि नाइट में रात को ही दिखाई देते थे। डिसरप्शन ऑफ इलेक्शन, उनका ये भी काम रहा था, इन्होंने इलेक्शन में भी बाधा डाली थी बहुत ज़्यादा। ये होता है कुछ लोग होते हैं कॉलेज के जो कि सोचते तो है भाई हम बहुत अच्छा काम करें, लेकिन करते बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं, ये वो लोग थे। ठीक है, समझ गए? हाँ बिल्कुल सही समझ गए जो चीज़, हाँ जो, भाई क्या ही अच्छे लोग हो तुम लोग, समझ गए हैं। शाबाश। इम्पैक्ट और अफ्रीकन अमेरिकन, इनका क्या इम्पैक्ट रहा अफ्रीकन अमेरिकन में? ये जो जो क्लैन थी बहुत ज़्यादा वायलेंस थी, मेड इट वेरी डेंजरस फॉर अफ्रीकन अमेरिकन टू पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटीज़। वो नहीं चाहती थी कोई भी अफ्रीकन अमेरिकन पार्टिसिपेट करे किसी भी एक्टिविटीज़ में। मैनी लीडर हैड टू हाइड और लीव देयर कम्युनिटी। भाई बहुत से लीडर्स ने कम्युनिटी को ही हटा दिया, भाई हटाओ भाई, हम कुछ कर ही नहीं रहे भाई, परेशान कर दिया है। जैसे कि कू क्लैक्स क्लैन वाले लोग हैं, इन ये चाहते थे कि कोई आगे ना बढ़े। ऐसे बहुत से लोग होते हैं आज की डेट में जो कि सोचते हैं आगे ना बढ़े। अब मैं बात बता नहीं पाया तो क्या क्या बताऊंगा, आप लोग खुद सोच भी नहीं सकते। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी रहते हैं क्यू क्लैक्स क्लैन के भी। इसका कंक्लूजन पढ़ना। फ्री ब्लैक्स आता है एक, फ्री ब्लैक्स कौन थे? द सिचुएशन ऑफ फ्रीड, फ्रीड यानी फ्री, जैसे को फ्री पढ़ लो, देखो फ्रीड पढ़ने में आपको डिफिकल्टी हो रही है तो उसको फ्री पढ़ो, फ्री पढ़ो। द सिचुएशन ऑफ फ्री अफ्रीकन अमेरिकन ड्यूरिंग रिकंस्ट्रक्शन हैड बोथ न्यू चांसेस ऑन ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स। द एंड ऑफ स्लेवरी वॉज ऑफिशियली मार्क्ड बाय द 13th अमेंडमेंट। 13th अमेंडमेंट में क्या था बेसिकली, जो स्लेवरी थी एंड करी थी, यही था ना? अभी आपने ऊपर पढ़ा था, अगर हाँ है तो कमेंट में हाँ लिखो, मुझे कुछ नहीं पता, कमेंट नहीं कर सकते, लाइक तो तुम करते ही नहीं हो। खैर वीडियो को शेयर करोगे नहीं क्योंकि आपके फ्रेंड को लगेगा, आपको लगेगा कि अगर दोस्त को बता दे उसके अच्छे सी पे ना जाए, क्योंकि आपको अपने लाने, अगर पता है ऐसे सोचोगे ना तो आपके भी अच्छे नहीं आएंगे। आप दूसरों की हेल्प करोगे ना तो आपके अच्छे आएंगे 100%। विच गेव अफ्रीकन अमेरिकन फ्रीडम, जिसके द्वारा मतलब कि हाँ फ्रीडम मिल गई अफ्रीकन अमेरिकन को। बस ये कुछ फिर भी कुछ बैरियर्स को फेस करते, जैसे कि इक्वालिटी। इसमें आपको पढ़ लेना है कुछ स्टेटस और कंडीशन ऑफ फ्री अफ्रीकन अमेरिकन ड्यूरिंग रिकंस्ट्रक्शन। लीगल फ्रीडम, सिटीजनशिप, लीगल फ्रीडम एंड सिटीजनशिप। इसमें दोबारा अमेंडमेंट 13, 14, 15 समझा देना है। ठीक है। सोशल कंडीशन बता देना है किन की, फ्रीड मैन की, जो फ्री मैन हो गए थे, और इकोनॉमिक कंडीशन बता देना, पॉलिटिकल स्टेटस बता देना क्या गया था। ठीक है। इसके अलावा रेडिकल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस बता देना, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है कालो गोरों में, है ना, उसको ना एक यूज़ टर्म करते हैं अपार्थाइड। ठीक है, लेकिन वो ना साउथ अफ्रीका के लिए यूज़ करते हैं, जो अफ्रीका में होते हैं वो अपार्थाइड था, लेकिन यहाँ पे रेशियल यूज़ करते हैं ना। कंट्रीब्यूशन टू रिकन्स्ट्रक्शन एफर्ट्स एंड द फाइट फॉर सिविल राइट्स, पॉलिटिकल एक्टिविज्म रहा, जैसे कि इसमें जस्ट आप मान सकते हो 13, 14, 15 अमेंडमेंट करे गए है ना, और इंस्टीट्यूशन बनाए गए अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, सिविल राइट्स के लिए। भैया फेमस लोग बहुत से कुछ थे, उन्होंने एडवोकेट किया, इसके लिए सपोर्ट किया। ठीक है ना। मिलिट्री सर्विस के लिए भी देखा गया, और इसका कंक्लूजन आ जाएगा, कंक्लूजन आपको पढ़ लेना है। इसी के साथ आप लोगों का ये भी क्वेश्चन कवर हो जाता है, सारे जो क्लासेस थी। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन जस्ट कमेंट मी डाउन, क्योंकि लाइक तो आप करोगे नहीं, क्योंकि आप अप्रिशिएट नहीं करते किसी को। सही है, इंस्टाग्राम नहीं यूट्यूब है। सो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करा होगा हो, और अगर आपने सब्सक्राइब करा होगा तो आपके सब एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं आपसे कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने सब्सक्राइब करा होगा तो आप मेरी फैमिली में हो, अगर नहीं हो तो जस्ट गो टू हेल्प ब्रो। बाय बाय।